हेलो स्टूडेंट्स। आज जो है मैं आपको कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम्स, कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट होती है, बिग ओएस नोटेशन कैसा होता है और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, और साथ ही साथ इंसर्शन सॉर्ट के एल्गोरिथम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम आपको डिस्कस करेंगे। जस्ट टू मिनट। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम। फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट इज कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक, हम लोग ने बहुत सारी डिफरेंट एल्गोरिथम पढ़ी हुई हैं अभी, सॉर्टिंग की और साथ ही साथ सर्चिंग की। इसके अलावा क्यू में भी हमने एल्गोरिथम पढ़ी है। ठीक है, क्यू में हम लोग ने जो प्रोसेस पढ़ा है वो आपका लिंक लिस्ट के थ्रू पढ़ा है, एरे इम्प्लीमेंटेशन पढ़ा है, स्टैक पे भी एरे इम्प्लीमेंटेशन और लिंक इम्प्लीमेंटेशन पढ़ा हुआ है। तो इसी तरह से जब आपके पास एक ही एल्गोरिथम को सॉल्व करने के लिए, एक ही पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स या रूटीन्स बन जाती हैं, डिफरेंट आपके अल्टरनेटिव्स हो जाते हैं, तो उसमें से बेस्ट कौन है और दूसरा वर्स्ट क्यों है, इस फैक्टर को कैसे आप ऑप्टिमम लेवल पे कैलकुलेट करेंगे और फिर कोई भी बेस्ट एल्गोरिथम को आप चूज करेंगे। सो द एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम इज अ मेजर टास्क इन कंप्यूटर साइंस। In order to compare algorithms, we must have some criteria to measure the efficiency of our algorithm. ठीक, suppose M is an algorithm and suppose N is the size of input data. The time and space used by the algorithm M are two main features for the efficiency of M. The time is measured by counting the number of key operations in sorting and searching algorithms. ठीक है, यहाँ पे हम लोग अभी सॉर्टिंग और सर्चिंग एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं, लेकिन आप किसी भी एल्गोरिथम को इस तरह से इसको उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ कंपेरिजन आप देख लीजिए। तो इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ ऑपरेशंस होंगे और इन ऑपरेशन को आप किस तरह से काउंट करेंगे वो, बिकॉज की ऑपरेशन आर सो डिफाइंड दैट द टाइम फॉर अदर ऑपरेशन इज मच लेस देन और एट मोस्ट प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर की ऑपरेशन। द स्पेस इज मेजर्ड बाय काउंटिंग द मैक्सिमम ऑफ मेमोरी नीडेड बाय एल्गोरिथम। एल्गोरिथम में हम टाइम फैक्टर भी कैलकुलेट करते हैं, साथ ही साथ ये भी ध्यान रखते हैं कि उसको रनिंग के लिए कितनी स्पेस मेमोरी की अवेलेबल, इसकी स्पेस जो है रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ने जो पढ़ा उसमें ये दो मेन फैक्टर निकल के आ रहे हैं कि एक टाइम फैक्टर और दूसरा स्पेस फैक्टर। सो द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम, डेफिनेशन में इसको थोड़ा सा लिखता हूं और आप इसको देखते रहिए, स्नैप भी लेंगे। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम m is the function fn which gives, डेफिनेशन के टर्म पे आप लिख सकते हैं, which gives the running time and या आप स्टोरेज, दोनों टर्म यूज कर लीजिए, स्पेस, स्टोरेज स्पेस रिक्वायर्ड ऑफ या रिक्वायरमेंट ऑफ द एल्गोरिथम इन टर्म्स ऑफ साइज
n of the input data. ओके, ठीक। तो जो आपका स्टोरेज जो स्पेस है रिक्वायर्ड बाय एल्गोरिथम इज सिंपली अ मल्टीपल ऑफ डेटा साइज n। सीधी सी बात है, ठीक है। सो unless otherwise stated or implied, the term complexity shall refer the running time of algorithm. Okay, so अब इसको हम कंक्लूड कर देते हैं। व्हाट इज कॉम्प्लेक्सिटी? तो कॉम्प्लेक्सिटी इज द फैक्टर बाय विच, ये अपने वर्ड्स में मैं डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ और आप इसके ऊपर रिफर करिए, ये टेक्निकल टर्म है। बाय विच वी कैन एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ एनी एल्गोरिथम। ठीक है, डेफिनेशन अगर सॉर्टिंग के लिए आती है तो आप इसको लिख दीजिए एनी सॉर्टिंग एल्गोरिथम। ठीक, अब तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया, टाइप्स क्या है इसके? दो टाइप जो हम लोग डिस्कस किए थे, एक तो टाइम हमें चाहिए होता है और दूसरा स्टोरेज स्पेस। तो टाइप जो हो गए, पहला टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड सेकेंड वन इज योर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्टोरेज स्पेस या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आप इसको कह सकते हैं। तो कम्स टू द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक जो है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आप क्या करते हैं? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में जिस एल्गोरिथम में हम ये देखते हैं कि नंबर ऑफ एल्गोरिथम्स हैं, उसमें से सबसे कम समय में कितने जल्दी और इफिशिएंट हमको रिजल्ट मिल जाता है, हमको आउटपुट बेस्ट इफिशिएंट यूजिंग लेस टाइम हमको आप प्रोड्यूस कर देते हैं जिस एल्गोरिथम के थ्रू, उसी को हम लोग रेफर करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं? इट कंसीडर अबाउट टाइम एंड execution time and execution of any algorithm or you can say that program. It consider about time and execution of any algorithm or program. Then time complexity of algorithm is amount of time needs to run any algorithm or program. ठीक है, अब मेन फैक्टर आता है हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्यों निकालते हैं। रीजन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप कैलकुलेट क्यों करते हैं? बिकॉज हम लोग पहले से ही ये जानना चाहते हैं कि कोई भी एल्गोरिथम उसको आपने ड्राई रन किया तो वो कितने टाइम पे हमको इफिशिएंट रन जो है आपका रिजल्ट प्रोड्यूस कर देगी। ये हमको पहले से ही आपको जो है क्यूरियोसिटी रहती है और उसी अकॉर्डिंग ही हम उस एल्गोरिथम को चूज करते हैं। तो जो है वही फैक्टर हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं। पहला फैक्टर हमारा जो कॉमन फैक्टर होता है, we may be interested in advance ठीक है, we may be interested to know in advance
that whether a program or algorithm provide a satisfactory real-time response. ठीक है, क्योंकि ये ह्यूमन क्यूरियोसिटी है, आप पहले से ही जानना चाहते हैं कि कोई भी एल्गोरिथम कितने जल्दी हमको रिजल्ट इफिशिएंट प्रोवाइड कर देगी. सो वी मे बी इंटरेस्टेड टू नो इन एडवांस दैट वेदर अ प्रोग्राम or algorithm provide a satisfactory real-time response. Second, the time complexity can be expressed as a function of number of key operations performed. To measure time complexity accurately, we can count all the operation performed in algorithm. ओके, दो रीजन है. पहला, we may be interested to know in advance that whether a program or algorithm provide a satisfactory real-time response. Second, the time complexity can be expressed as a function of number of key operations performed. To measure time complexity accurately, we can count all the operations performed in algorithm. ये दो मेन रीजंस होते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसलिए हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं. सेकेंड, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में क्या होता है कि किसी भी एल्गोरिथम को यूज करने से पहले हम पहले एनालाइज कर लेते हैं कि ये एल्गोरिथम रन करने में कितना स्पेस, आपका जो सिस्टम का स्पेस है वो ऑक्युपाई करेगी और सक्सेसफुली उस ऑक्यूपेशन के साथ ही साथ आपको रिजल्ट प्रोड्यूस कर देगी. सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी is the amount of memory space which needs to run the program. ठीक है. Also there are various algorithms and situations in different situations to measure the space complexity. ठीक है. क्या इसके रीजन्स हो सकते हैं? पहला, वी मे बी, वही वाला कॉन्सेप्ट है. आप पहले से ही तो एक तो आप क्यूरियस होते हैं कि पहले से आपको पता चल जाए कि कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी किसी भी एल्गोरिथम की हमें पहले ही पता चल जाए कि इसकी कितनी है और उसी हिसाब से उस एल्गोरिथम को हम चूज कर लें. सो पहला रीजन, वी मे बी इंटरेस्टेड इन एडवांस
ये फैक्टर तो कॉमन है, ये लिखना ही लिखना है। that whether sufficient memory is available to run the program। ये हमें पहले से ही पता है, ये हमको पहले से ही जानना है। सेकेंड रीजन आपका क्या हो सकता है, इफ द प्रोग्राम, मतलब आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है या डिफरेंट कंसोल पे आपका रन हो रहा है। इफ द प्रोग्राम इज टू रन ऑन मल्टीपल यूजर सिस्टम, it may require to specify amount of memory to be allocated in program, in the program। Third, the space is needed by program consists of following components। कौन कौन से होते हैं, पहला इंस्ट्रक्शन स्पेस, सेकेंड वन डेटा स्पेस, एंड थर्ड वन आपका जो रन टाइम पे स्पेस होता है, डायनेमिकली एलोकेटेड स्पेस। ठीक है, तो इसमें आप क्या करते हैं, इसमें भी पहले तो आप ये जानना चाहते हैं स्पेसिफिकली इन वेरी बिगिनिंग कि कोई भी एल्गोरिथम कितना स्पेस आपका ऑक्यूपाई करेगी। दूसरा, इफ द प्रोग्राम इज टू रन ऑन मल्टीपल यूजर सिस्टम इट मे रिक्वायर टू स्पेसिफाई अमाउंट ऑफ मेमोरी टू बी एलोकेटेड इन प्रोग्राम आल्सो, ये भी एक फैक्टर होता है। तीसरा, द स्पेस इज नीडेड बाय प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स, क्या, इंस्ट्रक्शन स्पेस, डेटा स्पेस या डायनेमिक, जो आप डायनेमिक रन टाइम पे इनपुट करते हैं, डेटा कोई भी इनपुट कर रहे हैं उसके लिए भी आपको स्पेस चाहिए होता है। ठीक है, स्टैटिक में तो आपने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन आपको फ्यूचर एस्पेक्ट के लिए जब आप रन टाइम पे कोई भी इनपुट देते हैं तब भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, इस सब के डिस्कशन के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं। तो जब हम लोग को भी ये भी जो भी डिस्कशन हुआ तो इसमें जो है आपके 3 केस होते हैं, टाइप्स ऑफ केसेस इन कॉम्प्लेक्सिटी। फर्स्ट, वर्स्ट केस। वर्स्ट केस कौन सा होता है, वर्स्ट केस का मतलब हुआ कि जो भी आपको एरे दिया है या नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हैं, सॉर्टिंग की अगर आप बात कर लें तो उसमें कोई भी एलिमेंट्स आपके किसी भी प्लेस में एक्चुअल जो आपका डिजायर्ड प्लेस है वहां पे नहीं है, यानी सॉर्टेड नहीं है कोई भी एलिमेंट, नॉट इवन सिंगल एलिमेंट। सर्चिंग में भी आपका जो एलिमेंट जब आप सर्च करने जा रहे हैं तो वो सबसे लास्ट में पड़ा हुआ है, यानी आपको सारे एलिमेंट कंपेयर करके सर्च करने हैं, तो ये वर्स्ट कंडीशन हो सकती है। मींस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन fn फॉर एनी पॉसिबल इनपुट। वर्स्ट केस में क्या होता है, नोट्स को कॉपी करते रहिए, इसकी स्नैप ले लेंगे। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fn फॉर एनी पॉसिबल इनपुट। ठीक, सेकेंड आपका एवरेज केस है। एवरेज केस का मतलब क्या हुआ कि आपके कुछ एलिमेंट्स डायरेक्ट हाफ या हाफ के आसपास कुछ एलिमेंट्स आपके सॉर्टेड है और कुछ सॉर्टेड नहीं है, या आप सर्चिंग के केस में भी आपने जब
सर्च एलिमेंट स्टार्ट करना शुरू किया, 1 टू लेकर के 1 से लेकर आपने शुरू किया, तो लगभग हाफ के आसपास, हाफ से थोड़ा ज्यादा या हाफ से थोड़े कम के आसपास वो है आपका जो एरे है पूरा, उसमें से आपको एलिमेंट जो है वो मिल गया। तो एवरेज केस है, इसको आप क्या कह सकते हैं, द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एन। ठीक है, एवरेज केस में ये हो गया। और तीसरा होता है बेस्ट केस। बेस्ट केस होता है, बेस्ट केस, बेस्ट केस का मतलब ये हुआ कि जो भी आपका सॉर्टेड अरे है वो पूरा का पूरा, जो भी आपने एवरेज जो दिया हुआ है वो पूरा सॉर्टेड है। सॉर्टेड अरे है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, आपको उसमें कोई भी सॉर्टिंग अप्रोच फॉलो नहीं करना है। सर्चिंग में आपने जैसे कहा ये एलिमेंट ढूंढना है, तो आपने फर्स्ट से प्लेस से शुरू किया, तो पहले दूसरे तीसरे प्लेस में ही वो आपको आपको जो है एलिमेंट फाइंड हो गया, तो वो भी हम लोग कहते हैं कि वो भी लगभग बेस्ट केस ही हमारा है। तो इसमें मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होती है, तो बेस्ट केस में द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एफ एन, मिनिमल पॉसिबल वैल्यूज इसमें होती हैं। तो 3 केस आपके हो गए। पहला वर्स्ट केस, जिसमें कि मैक्सिमम वैल्यू आपकी पॉसिबल वैल्यूज होती है। ठीक है, मतलब कि पूरा एरे जो दिया हुआ है वो कोई भी उसमें एक भी एलिमेंट अपने प्रॉपर प्लेस पे नहीं है। सेकंड आपका एवरेज केस आता है। एवरेज केस में आप कह सकते हैं हाफ या हाफ के आसपास एलिमेंट आपका सॉर्टेड है। और बेस्ट केस में क्या हो सकता है, मिनिमम पहले ही पोजीशन पे एलिमेंट, दूसरे पोजीशन पे एलिमेंट आपको सर्च के केस में मिल जाता है, या सॉर्टेड में भी एक दो एलिमेंट सॉर्ट कर दिया, पूरा एरे ही आपको सॉर्टेड मिल गया। तो ये जो है आपको बेस्ट केस में कंसीडर कर लिया जाता है, बेस्ट एल्गोरिथम जो है ये मान ली जाती है। थर्ड आपका आता है टॉपिक जो आता है इसमें, वो आता है अब आप कॉम्प्लेक्सिटी को डिनोट कैसे करते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी निकाली तो जाएगी, लेकिन इसको इसके कुछ प्री रिक्वेस्टीज होते हैं, कैसे कॉम्प्लेक्सिटी आप कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले होता है रेट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, जो कि हम लोग बिग ओ नोटेशन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो रेट ऑफ ग्रोथ पहले हम लोग को समझना है क्या होता है। द रेट ऑफ ग्रोथ इज, मे बी यू कैन से दैट इन डिफरेंट टर्म। सपोज करिए कि अगर जो है लॉगरिथम जो है फंक्शन है उसके, तो द लॉगरिथम फंक्शन log बेस टू n ग्रोस मोस्ट स्लोली। जो उसके केस बनते हैं, सबसे पहले लॉग में अगर आप देखें तो द लॉगरिथमेटिक फंक्शन log बेस टू n, ठीक है, log n फॉर n आपके जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। ठीक है, तो उसके लिए ग्रोस मोस्ट स्लोली, ये पहला केस हो गया लॉगरिथमिक के केस में। सेकंड, इसका अपोजिट एक्सपोनेंशियल, द एक्सपोनेंशियल, द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, द एक्सपोनेंशियल फंक्शन 2 की पावर n grows most rapidly, most rapidly, ठीक, and the polynomial function n की पावर c जैसे है, grow according to the exponent,
ठीक है। तो जो लॉगरिथमिक फंक्शन है उसकी जो है ग्रोथ वो काफ़ी स्लोली होता है, क्योंकि ये जब आप कैलकुलेट करेंगे और उसको किसी नोटेशन पे लिखते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं बिग नोटेशन। तो बिग नोटेशन में लॉग में होगा या तो एक्सपोनेंट में होगा या पोलिनोमियल में होगा, जो वैल्यू होगी उसी को हमको रिप्रेजेंट करना होगा। तो लॉगरिथमिक फंक्शन का मतलब ग्रोज मोस्ट स्लोली, एक्सपोनेंशियल का गो मोस्ट रैपिडली, और पोलिनोमियल का ग्रोज अकॉर्डिंग टू द एक्सपोनेंट। ठीक है। इसमें एक तरीका और होता है, वन वे टू कंपेयर द फंक्शन विच दीज स्टैंडर्ड इज यूज टू फंक्शनल ओ नोटेशन, बिग ओ नोटेशंस। इसी को हम लोग इससे रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये फंक्शन इनको बिग ओ से आप रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है। अब सपोज एफ एन एंड जी एन एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। आर फंक्शंस डिफाइंड ऑन द पॉजिटिव इंटीजर, सपोज कर लेते हैं, with the property that Fn is bounded by some multiple of Gn for almost all numbers. ठीक है। Suppose there exists a positive integer n0 and a positive number m such that for all n is greater than n0. So we have Fn mod less than equal to m gn का mod। ठीक है। हाँ, पॉजिटिव नंबर आपके समझ लीजिए m है टोटल। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं इस तरह से, एफ एन इक्वल टू क्या हो गया, बिग ओ जी एन, जो हमने बताया था बिग ओ नोटेशन में, क्योंकि ये जो है जितने भी हैं उनको हम लोग बिग ओ नोटेशन में ही लिखते हैं, जो रेट ऑफ ग्रोथ को बताते हैं बिग ओ नोटेशन में। तो ये वाले टर्म को हमने डायरेक्टली इस फॉर्म में लिख दिया। और इसको हम लोग किस तरह से पढ़ते हैं, ये होता है एफ एन इज ऑफ ऑर्डर जी एन। एफ एन इज ऑर्डर, एफ एन इज ऑफ ऑर्डर जी एन, लिख देता हूं, एफ एन इज ऑफ ऑर्डर जी एन। ठीक है। हाँ, इस तरह से ये लिखते हैं। फॉर एनी पॉलिनोमियल पी एन ऑफ डिग्री एम, सपोज उसको भी एक बार देख लेते हैं। किसी पॉलिनोमियल के लिए पी एन है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एम। ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं जैसे सपोज ओ बिग ओ एन की पावर एम, अगर कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है। बिग ओ एन की पावर एन, पी एन है, एन नंबर है एलिमेंट और इसकी डिग्री एम है, तो इसको इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं। इसी तरह से और देख लीजिए किस तरह से लिखते हैं। अगर आपको कोई एक्सप्रेशन आता है 8n क्यूब 57 n स्क्वायर 832n -248, ये आ गया, तो ये कांस्टेंट नहीं आपने छोड़ दिया, ये और ये बहुत स्मॉल टर्म है, बहुत ही, इनको भी आपने छोड़ दिया, ये आपका बचा, इसमें ये कांस्टेंट निकल जाएगा, तो जो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी का जो टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा बिग ओ एन क्यूब। इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है।
इसको आप अगर इस वाले फॉर्म में देखना चाहें तो इस तरह से इस लिख सकते हैं कि जो आपका एफ एन है वो है एच एन प्लस जो आपका बिग ओ जी एन। ठीक है, इन दोनों को आप एफ एन माइनस एच एन क्या बचा बिग ओ जी एन, इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं। बिग ओ नोटेशंस है। अब जो है कॉमनली मैं आपको बता भी देता हूँ, किसी की एल्गोरिथम डायरेक्ट अगर आती है तो आप जो है इनको आप कम से कम आपके ये माइंड पे रहनी चाहिए। कैलकुलेशन के लिए आती है, कभी कभी फिल इन दी ब्लैंक्स में आता है, छोटे क्वेश्चन में आता है, तो आप डायरेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी इनकी लिख सकते हैं। जैसे कि हम लोग ने पढ़ी है लीनियर सर्च, तो लीनियर सर्च की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है ये होती है आपकी बिग ओ एन। ठीक है, बाइनरी सर्च क्योंकि क्वेश्चन आता है, बताता हूँ मैं क्वेश्चन कैसे आता है, बिग ओ लॉग एन। क्वेश्चन अगर आपका जो बड़ा आएगा 10 मार्क्स का, उसमें इसी तरह से पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय सर्चिंग, किसी एक लीनियर सर्च या बाइनरी सर्च का कोई प्रोग्राम या एल्गोरिथम लिखने को आपको बोल देंगे और फिर कहेंगे दोनों को कंपेयर करिए, उसमें से बेस्ट कौन होता है। तो बेस्ट कैसे कर निकालेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। तो दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी आप माइंड में अपने रखिए, इसकी होती है बिग ओ एन, इसकी होती है बिग ओ लॉग एन। ये जो है ज्यादा बेटर परफॉर्म करती है क्योंकि इसमें क्या होता है आपका एरे बाइफरकेट हो जाता है दो पार्ट्स में। ठीक है, उसमें हम मिड कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर आपका डिजायर एलिमेंट मिड से कम है तो फर्स्ट हाफ सर्च करते हैं, और डिजायर एलिमेंट अगर मिड से ज्यादा है तो सेकंड हाफ सर्च करते हैं। या ऐसा भी हो सकता है बेस्ट केस में कि आपने जो भी मिड निकाला वो मिड जो है आपका डिजायर्ड एलिमेंट ही हो, तो बेस्ट केस आपका हो सकता है। ठीक है, तो इनको थोड़ी सी टिप पे रखिए। इन सब की एल्गोरिथम क्या होती है, जैसे बबल सॉर्ट है, बबल सॉर्ट की होती है बिग ओ एन स्क्वायर। ठीक है, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, तीनों की कॉम्प्लेक्सिटी सेम होती है बिग ओ एन स्क्वायर। इसमें चाहे बबल लिख दीजिए, सिलेक्शन है और इंसर्शन, सबकी बिग ओ एन स्क्वायर है। ठीक है, मर्ज सॉर्ट की होती है बिग ओ एन लॉग एन, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे तो बता देंगे इसमें क्या होता है, लेकिन एटलीस्ट इतनी जो है कॉम्प्लेक्सिटी आपके माइंड में होनी चाहिए। आप कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं इसको हम आपको इंसर्शन सॉर्ट की अगर कॉम्प्लेक्सिटी निकाल करके आपको बता देते हैं कि भाई कैसे निकालते हैं। हाँ, देखिए, एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंसर्शन सॉर्ट, सबसे ज्यादा इसी की पूछी भी जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले द नंबर ऑफ फंक्शन ऑफ कंपैरिजंस in the insertion sort we फर्स्ट क्या करते हैं, कंप्यूट वर्स्ट केस। केसेस आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, पहले वर्स्ट केस कंपेयर करेंगे, कंप्यूट करेंगे, फिर बेस्ट वो एवरेज केस कंप्यूट कर लेंगे। और एवरेज उसकी बेस्ट केस की तो कोई बात ही नहीं है, बेस्ट केस में तो आपके सारे एलिमेंट्स ही सॉर्टेड होते हैं। ठीक है, तो आपके जो है उसमें क्या हो सकते हैं वर्स्ट केस में, सपोज all the elements are in रिवर्स ऑर्डर। वर्स्ट केस में क्या हो गया कि सारे एलिमेंट आपके रिवर्स ऑर्डर में आपके आ गए, और जो आपने इनर लूप, हमने जो है इनर लूप जो बना के रखते हैं जिसमें आपकी सॉर्टिंग होती है एक्चुअल में, एंड इनर लूप मस्ट यूज एप्रोक्स मैक्सिमम, जो ज्यादा कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम अप्रोक्सीमेटली n-1 कंपेरिजंस करेंगे, क्योंकि वर्स्ट केस है n-1 कंपेरिजन हो जाएंगे। उस केस में एफ एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 2
करते करते n-1 के लिए जो फॉर्मूला आपका बनता है वो हो जाएगा, n नंबर्स का फॉर्मूला होता है n-1/2, n-1/2, यानी क्या हो जाएगा n²/2 - n/2। स्मॉल टर्म में काफी, इसको आप निग्लेक्ट कर दीजिए, ये हो जाएगा n² × 1/2। कांस्टेंट इसको छोड़ दीजिए, तो बिग O रोटेशन में कॉम्प्लेक्सिटी आपकी हो जाएगी बिग O n²। ठीक है, फॉर वर्स्ट केस। एवरेज केस में क्या हो जाएगा, एवरेज केस में आप कह सकते हैं हाफ नंबर जो है आपके वो सॉर्टेड है, हाफ नंबर सॉर्टेड नहीं है, ये आप कह सकते हैं। तो जो भी आपका एफर्ट है वो लगभग हाफ हो जाएगा। तो इस केस में Fn = कितना हो जाएगा, 1/2 + 2/2 n-1/2। तो इसका आप सम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, n-1/2 का 1/2, यानी n²/4 - n/4। स्मॉल टर्म इसको निगलेक्ट कर दीजिए, n² × 1/4, कांस्टेंट इसको निगलेक्ट कर दीजिए, और बिग O नोटेशन में जो रेट ऑफ ग्रोथ है उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हो जाएगी बिग O n²। ठीक है, इसको आप देख लीजिए एक बार, इसका नोट ले लीजिए या इसका स्नैप भी ले सकते हैं। ठीक है, क्वेरीज आर वेलकम। किसी की कोई क्वेरी हो पूछ सकते हैं, या आप इसके बाद इसका एक क्वेश्चन का लिस्ट बना लीजिए, जो भी हमारी ट्यूट क्लास होगी उसमें आप डिस्कस कर सकते हैं, या मुझे व्हाट्सएप पे भी कोई भी क्वेरी आप लिख करके भेज सकते हैं, मैं उसको जो है नेक्स्ट लेक्चर में इंक्लूड कर लूँगा। हाँ देखिए, 3 प्रोग्राम हैं मेन, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट। इनमें से एक प्रोग्राम ज़रूर आता है एग्ज़ाम में, और इसीलिए इंसर्शन सॉर्ट की मैंने आपको कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट होती है आपको बता दिया है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंसर्शन सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी पूछी जाती है, लेकिन इसके बाद भी चाहे वो बबल सॉर्ट हो चाहे सिलेक्शन सॉर्ट हो, इनकी कॉम्प्लेक्सिटी भी इसी मेथड से आप कैलकुलेट कर लेते हैं। भाई सिलेक्शन सॉर्ट में क्या करते हैं, सिलेक्शन सॉर्ट में सबसे ज़्यादा जो है सबसे पहले स्मॉलेस्ट या बिगेस्ट आप चूज करते हैं, उसके बाद जब इसमें करेंगे तो उस वर्स्ट केस और एवरेज केस ही आपको निकालना है। बेस्ट केस में तो आपने आपको बताया कि जो अभी आपको एरे दिया हुआ है वो सॉर्टेड है, तो उसमें जो है एवरेज केस आप कवर कर लीजिए। एवरेज केस कवर करने के बाद जो एवरेज की बात कर रहे हैं उनको जो है कैलकुलेट कर लीजिए नंबर ऑफ इटरेशन के साथ। वर्स्ट केस में सारे एलिमेंट आपने आपको बताया था अनसॉर्टेड होते हैं, उसके भी नंबर ऑफ इटरेशन कवर करके उसको इसी फॉर्मूले में रख करके कॉम्प्लेक्सिटी आप कैलकुलेट कर लीजिए। होती कॉम्प्लेक्सिटी इनकी भी मैंने आपको पहले बताया सेम यही होती है।